आज हंस के दफ्तर में आप आमंत्रित हैं। आज आप के साहित्य और आपके जीवन पर कुछ बातें करनी है, उसी सिलसिले में हम लोग आज बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो आपकी कहानी की पहली से ही बात शुरू करें। सबसे पहले उसके पहले कि आप कुछ बोलें, मुझे 2 व्यक्तियों को प्रणाम करने का, बल्कि 3 जी की इजाज़त दीजिए। जी। पहला है प्रेमचंद, नंबर 2 मनु भंडारी, बहुत अच्छा, नंबर 3 राजेंद्र यादव। बहुत अच्छा। क्योंकि इन तीनों के बिना आज के दिन और मेरे वजूद की कल्पना भी नहीं कर सकते आप। बहुत अच्छा। बोलिए। आपको तो हम लोग या साहित्य जगत ही प्रेमचंद की परंपरा का कथाकार मानता रहा है, और राजेंद्र यादव से आपकी आत्मीयता जो है बहुत चर्चित रही है। उसके संबंध में बात मैं करूंगा कि आप हंस के कार्यकारी दफ्तर में गए, दफ्तर में कार्यकारी संपादक भी रहे हैं, उस संबंध में बातें होंगी। लेकिन पहले आपके साहित्य और कहानी पर बात कर लूँ आपसे। और उलझाती है बात आपने ही, हम लोग तो जानते रहे हैं या पूरा साहित्य जगत जानता रहा है कि 1976 में आपकी कहानी आई थी सारिका में, किस्सा एक बीमा कंपनी की एजेंसी का, और 80 में अपराध। तो कुछ लोग अपराध को पहली कहानी मानते हैं, कुछ लोग किस्सा एक बीमा कंपनी की एजेंसी का को पहली कहानी मानते हैं। लेकिन इधर आपने एक पुस्तक में अपनी भूमिका में लिखा है कि अपर्णा आपकी पहली कहानी है जो परिचय पत्रिका में छपी थी। तो इस पहली को आप ही सुलझाएं कि पहली कहानी आपकी कौन सी मानी जाए। पहली पहेलियों की तरह होती है, उसमें क्या क्या निकालिएगा, क्या क्या रह जाएगा। मेरा लेखन जो है, मेरा लेखन अद्भुत ढंग का रहा है। मैं बचपन से मैंने कितनी कहानियाँ मैंने बनाई, उधेड़ी, बुनी, फिर उधेड़ी, फिर बुनी। इस तरह से तो भूल भुलैया में आप भटक जाइएगा। और ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये एक भुलक्कड़ लड़के की बात है। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि कही जा सकती हैं। यानी नटसेल, यानी संक्षेप में प्रकाशित होने वाली किसी बड़ी पत्रिका में मेरी कहानी थी, किस्सा एक बीमा कंपनी की एजेंसी का, जी, जिस पर मैं कभी विस्तार से सारिका में आई थी। जी, सारिका में 1976 में आई थी। लेकिन कहीं भी प्रकाशित होने वाली जो कहानी है, उसके हिसाब से तो वो बनाकर से प्रकाशित होने वाली अपर्णा। लेकिन उस सिलसिला उसके पहले भी है। कॉलेज के दिनों में, कॉलेज के दिनों से भी पहले, कॉलेज के दिनों की भी। जैसे आप एक बात समझिए कि नदी की कितनी धाराएं मिलकर के नदी बनती है, कौन सी पहली धारा है, कौन सी बाद में, यहाँ तक गंगा तक को आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मेरी पहली कहानी, प्रकाशित कहानी सारिका में किस्सा एक बीमा कंपनी की एजेंसी का है। तो उसी को माना जाए। शायद उस समय उम्र आपकी 19 वर्ष की रही होगी, 1965 में, जबकि आपने इसको कारखाना में केमिस्ट की नौकरी की, और अध्ययन से लेकर के पेशे तक आप विज्ञान के छात्र रहे। बीएससी किया आपने, फिर दिल्ली में एक डिग्री आपने हासिल की, एमएससी के लेवल की। तो विज्ञान के छात्र रहने के बावजूद आप साहित्य लोक में किस
चीज़ की तलाश में चले आए? मैं मित्रों के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप और उनका मेरे प्रति जो खिंचाव है, उन सबको अगर बताया जाए तो मेरी अपनी ज़िंदगी इतनी बेतरतीब रही है, लेकिन मैं मूलतः साहित्यिक लोगों के बीच का आदमी रहा हूँ। पिता जी और पूरा परिवार रामचरितमानस का अध्येता रहा है। हनुमान चालीसा वगैरह छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दीजिए, स्तुतियों को का भी ये रहा। तो हनुमान चालीसा पाठ भी किया? हाँ, मुझे वो सारी स्तुतियाँ याद हैं, अभी तक याद हैं। तभी की वो बगल में सन्यासी स्थान था, जी, सन्यासी ताला, सन्यासी स्थान। वो ताला तो बोलते हैं बंगला में बोलते हैं लोग, सन्यासी तोला। उस जगह का नाम। तो जैसे सब कुछ बिगाड़ देते हैं वो और कुछ बना देते हैं, वैसे ही कुछ हुआ। तो आप समझिए कि पहली कहानी किसी बड़ी पत्रिका में कमलेश्वर जी के संपादन में सारिका में आई। किस्सा एक बीमा कंपनी की एजेंसी का सॉरी। और वहाँ उसके बाद से वो मैं इतना गदगद हुआ, क्योंकि किसी अंधे के हाथ में बटेर लगना जिसको बोलते हैं। सारिका उसमें की बहुत ही सम्मानित पत्रिका मानी जाती थी, यानी नंबर 1 पर। तो खैर वो हुआ। इसके बाद फिर धर्मयुग में आई, फिर और आई जगहों पर। तो पहली कहानी आपने कहा था दादा कि साहित्य की में रुचि आपकी पहले से ही थी, भैया के दबाव में आप साइंस में चले आए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। भैया आपको साइंस पढ़ाना चाहते हैं? आज भी लड़कों की पहली पसंद साइंस या नौकरी से जुड़ी हुई जो शिक्षा है वही होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने विज्ञान फोर्सफुली मुझे लेना पड़ा। तो मैंने विज्ञान लिया। विज्ञान में एमएससी के समकक्ष जो ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे। लेकिन एक तरह से जैसे जबरन शादियां हो जाती हैं, शादियां 16 वर्ष से पहले ही पर हैं? 16 वर्ष से पहले ही शादी हो गई थी आपकी? नहीं, शादियां जैसे जबरन कर दी जाती हैं, अच्छा। वो मैं कह रहा हूँ। आपकी इच्छा हो या ना हो, वो कोई मतलब विज्ञान में। हाँ, तो विज्ञान में डाल दिए गए। विज्ञान मेरे लिए प्रिय विषय रहा, फिर हो गया और फिर धीरे धीरे झड़ भी गया। अच्छा दादा, आपसे तो मेरा परिचय विशेष रूप से 88 से ही रहा है, इसलिए कुछ व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन को जानने का मौका मिला है मुझे। जैसे मैं जानता हूँ कि शिल्पांचल में केशव प्रसाद चौबे, नरेंद्र नाथ ओझा, देवनाथ सिंह जैसे लोग आपको साहित्य लेखन के लिए प्रोत्साहित करते रहे थे। और सन 60 से 80 के बीच आपने ही लिखा है एक जगह कि आपने कविता लिखी है ना? तो क्या कविता लिखना अभी भी जारी है? यदि हाँ तो आप ही बेहतर बताएंगे, और नहीं तो क्यों आपने कविता लेखन का क्षेत्र छोड़ दिया? मित्रवर, ऐसा है कि मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर का मतलब जो होता है क्रिकेट में जो होता होगा, साहित्य में जो होता है वो मैं हूँ। नाटक, नौटंकी, कविता और विभिन्न छंद जो होते हैं वो सारे ये थे। यहाँ तक कि मैं टेबल पर वो ठोंक ठोंक के तबला बजा के उसकी लय भी निकालता था। और एक दिन मेरे एक मामा बाबू थे, वो कह दिया उन्होंने कि तोर हाथ तो बेस से तू तबला बजास नहीं केनो, तबला सीखेस नहीं केनो। तब मुझे थोड़ा सा ये हुआ, गर्व हुआ कि हाँ, मैं तबला भी बजा सकता हूँ। खैर, वो सब ऐसी बातें हैं जिसका ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन आप समझिए कि विज्ञान
ने मेरी शैक्षिक जो ऑलराउंडरी है, इसको अगर ऑलराउंडरी शब्द को कॉमन कर दिया इसे, तो उसमें इजाफा किया जी। अच्छा, 1980 में आपकी कहानी अपराध आती है सारिका में और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती है और रातों रात आप चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। जबकि उन दिनों जो है नक्सलबाड़ी मूवमेंट का दौर था, 67 में नक्सलवाद का उदय होता है और 78 में काशीनाथ सिंह, सुधीर घोषाल लाल किले का बाज कहानी लिखते हैं और मराठी में अनिल बर्वे पहले उपन्यास लिखते हैं और फिर नाटक 1975 में। तो वह दौर ही एक तरह के नक्सल मूवमेंट का दौर था। तो आप यह बताएं कि आपके समकाल ने आपको किस तरह से इस तरह की कहानी लिखने की प्रेरणा दी और इस किताब यानी कहानी को लिखने के बाद आपको किन परेशानियों से जूझना पड़ा और उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये बहुत ही वाजिब और इंटरेस्टिंग सवाल है। अपराध लिख करके मैंने जो अपराध कमाया या कमाई की मैंने, वो एक बृहद है, एक उसका एक अलग ही उसकी पुस्तिका बननी चाहिए। अपराध क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या हुआ, किसकी किसकी नौकरी जाते जाते बची। पुलिस आपके पीछे पड़ गई? मेरे पीछे तो खैर पुलिस पड़ी ही और 6 महीने तक पीछा करती रही मेरा। और उस कहानी को पढ़ने के लिए अभी के बहुत सारे लोग IAS वगैरह के लड़के होंगे, लड़के नहीं अब तो बूढ़े हो गए होंगे, वो सब लोगों ने छुप छुप के पढ़ी। ये तल्लों पर कई कई 4 मंजिले पर कहीं कहीं कोने में कहीं बैठ करके वो कहानी पढ़ी गई। वो कहानी अभी भी मेरा अपना जो, अगर आत्मश्लाघा इसे क्षमा करना माना जाए, अभी भी हिंदी की अपने ढंग की यूनिक कहानी है वो। और न केवल भाषा, व्यंजना, पात्र, उसके डायलॉग्स, प्रतीक और बिंब, वो अद्भुत कहानी थी। आज मुझसे कोई कहे कि तुम एक बार फिर से वैसी कहानी लिख दो या वो लिख दो, तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं फिर से दूसरा अपराध कर पाऊँ। तो एक तरह से अपराध की अलग कहानी है। और जो हमारे लोग हैं, साहित्यिक जो दुनिया है, वहाँ के लोग प्रशंसा भले करें, लेकिन प्रशंसा मतलब वो दूसरे ढंग की प्रशंसा थी। नहीं, आप जेलों में भी गए थे दादा? और हाँ, जेलों में गया था, घोड़े पर भी सवार होकर गए थे। हाँ, वो सब सारा कुछ है। वृत्तांत कह तो रहा हूँ। अगर मुझे आप पूरे इसका वृत्तांत लिखने के लिए इजाज़त दें, तो ये हंस का या दफ्तर क्या, ये पन्ने क्या, ये जीवन क्या, सब छोटा पड़ जाएगा। बहुत संघर्ष करना पड़ा और बहुत झेलना भी पड़ा। हाँ, 2 बार तो जेल का ये हुआ। धमकी आई? धमकी आई, पुलिस पकड़ने आई। और उस समय अपराध का नाम लेना भी बहुत अपराध था। खैर वो सब जुग जमाने बीत गए। अज्ञे जी शेखर एक जीवनी उपन्यास में लिखते हैं कि कथावाचक का जो मैं है उसका तादाद में लेखक से होना जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और आपकी एक कहानी है मरोड़, आरंभिक दौर की ही कहानियां हैं ये सब। उस कहानी का नायक कहता है कि पीठ पर जरूरत से ज्यादा, औकात से भारी बोझ, आमदनी की छोटी सी चादर में कहीं न कुछ उघरा ही रह जाता और ढकने की तमाम कोशिशों में ही उम्र तमाम होती रही। तो इस कहानी का जो भोक्ता है और जो सृष्टा है, उसके बीच आपने कितना पार्थक्य रखा है? बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं
कि लगभग लगभग वो एक तरह से पैरेलल चलती हैं। बस यही समझ लीजिए कि वो मेरी ही कहानी एक तरह से है, जीवन से आती है। और भी कुछ कहानियाँ हैं जो कि जीवन से आई हुई हैं। मैं उनका उल्लेख करूँगा। जैसे मेरा मानना है कि आपकी कहानियों की कटिंग बना दी जाए तो वह एक बेहतर कोलाज बन जाएगा आपके जीवन का। जैसे महात्मा बाबा एक कहानी है आपकी, बहुत रोचक कहानी है। पिशाच नाम है। पिशाच, पिशाच कहानी जी। उसका नायक है महात्मा बाबा। तो नायक कहता है कि काका जन्म से ही मुरहा थे, कुल्टी कारखाने में कार्यरत थे। वे मुझे गांव से यहाँ ले आए। यदि कुल्टी नहीं आया होता तो किसी की हलवाही कर रहा होता या ढोर चरा रहा होता। तो नायक के इस कथन में कितनी सच्चाई? मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें सच्चाई है, और अच्छी सच्चाई है। घोर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कुछ इधर से ली जाती है, कुछ उधर से ली जाती है, संस्मरणों में, कुछ और चीज़ों में। तो मेरे साथ जो हुआ मरोड़ में, महात्मा बाबा में, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें मैं हूँ। बहुत सारे लोग कहानीकार होंगे जिनकी कहानियों में वो हैं, किस रूप बदल कर हैं या वैसे हैं, क्योंकि बहुत सारी विश्वसनीयता या विश्वसनीयताएं तो इसी बल पर डिपेंड करती हैं कि आप कितना जानते हैं। देखिए, कहानी जो होती है, कहानी का पहली शुरुआत जो होती है, स्मृतियाँ, यादें से शुरू होकर के अनुभव के अनुषंग जो होते हैं, वहाँ से चीज़ें चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी वक्र चाल। और उसके बाद अनुभव का कुछ ऐसा सिलसिला होता है, जैसे अब अपराध को ही ले लीजिए। नक्सलबाड़ी का नायक जो सचिन है वहाँ, तो सचिन जो है वो जैसा है वैसा ही थोड़े है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं उसमें। कहानी बनाने के लिए, जैसे भोजन बनाने के लिए बहुत कुछ मसाले ऐड करने पड़ते हैं। फिर कहानी जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाते हैं तो कहानी अपना एक स्वरूप पाने लगती है। इट एक्वायर्स इटसेल्फ, खुद ब खुद उसके अंदर चली जाती हैं चीज़ें। अभी तो बहुत सारी कहानियां हैं जो कि जिसका कि मैं भोगता नहीं हूँ। जैसे एक कहानी है काउंटडाउन, मैं नहीं गया अंतरिक्ष में। तो ब्लैक होल नहीं, ब्लैक होल में कुछ कुछ तो है, लेकिन होता क्या है कि आप उसको नहीं गए हुए भी आप वो जीते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि जीना दो तरह से होता है। एक ट्रू जीना, सचमुच जैसे है वैसे है, और दूसरे ढंग का होता है कि वो जीना जहाँ के भीतर आप जी रहे होते हैं। यानी गरीबी की सूक्ष्म अनुभूति की पकड़ जो है जीवन से ही आई है आपकी रचना। मैंने ज़िंदगी में बहुत गरीबी देखी, सच कहूँ बहुत ही गरीबी देखी। बल्कि मेरे मित्र ओझा जी कहते थे कि ये सब निकाल दो, इतनी गरीबी का चित्रण ठीक नहीं है। मैंने कहा जो मेरे साथ हुई है वो तो मैं निकाल दूंगा। वो आम जीवन का, हाँ, जो आम जीवन का जो है वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे महामारी एक कहानी थी, वो मेरी कहानी नहीं है, लेकिन जो छोहर खाने
के लिए जो जाते दोपहर, जेठ की दोपहरिया में, या बैसाख था या जेठ था, उसमें चिलचिलाती हुई दोपहरिया में सत्तू खाने के लिए जाना। मैंने खाना भी क्या, गरीबों का खाना क्या, सत्तू खाना। और वो भी उस परिवार के लिए नहीं, उस परिवार के लिए वर्जित है। नहीं, तुम नहीं, तुम रुको देखो। और उसमें जो है वो जो दाल, जो रात की दाल थी, वो बसाती हुई दाल रख दी गई कि तुम्हारा ये खाना है। लेकिन इतनी बसा रही थी वो कि उससे खाई नहीं गई, और वो उसने उल्टी कर दी, और इस पर उसकी पिटाई हुई। उसके सौतेली माँ ने उसको मारा कि अभी से तेरी भूख लग जाएगी तो मैं कहाँ से लाऊंगी खाना। उसको काच के रख लिया, उसको काच के उसने फिर से रखा ताकि फिर से खाई जाए दाल। ये जो दृश्य है, मैं तब थोड़ा थोड़ा संज्ञान हो गया था। तो मुझे बहुत ही, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो गरीबी और जातिवाद और अत्याचार, टॉर्चर्स, इसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व का बालक था। ये सब हुआ है। तो संजीव दा, बहुत कम लोग यह को पता है लोगों को कि आपकी रचनाओं में जो गीत हैं या जो छंद हैं, यह आपके ही द्वारा रचे गए हैं। जैसे टी से एक कहानी है आपकी, इसमें आप लिखते हैं, पीड़ित पीड़ित करे पागल होश ना रे मौन, नाग फेनार सेज एटा टीसेई मोरोन। या खोज कहानी में कूट भाषा में आप छंद लिखते हैं, उतना बड़ा छंद तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसे छंद, ऐसे पद क्या सचमुच आपने लिखे हैं अपनी रचनाओं में? मैंने पहले ही कहा ना कि मैं ऑलराउंडर हूँ साहित्य का। नाटक, नौटंकी, हर तरह के नाच, हर तरह के बोल, वो मैंने मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। वो 2-2 कोस दूर तक मैं रात में चला जाता था लाठी लिए, और वो नौटंकी देखने, और सुबह कहाँ तक पहुँचूँगा ये भी पता नहीं था। रास्ते में गिरे हुए आम ही भोजन था। ऐसे करके बहुत कुछ होता था। अगर मेरे उस पर लिखा जाए, मेरी कविताओं पर, जो कविताएं रची मैंने और जिनका मैंने उपयोग किया, तो वो एक अलग ही विषय हो जाएगा। आपने जिस 2-3 कविताओं का मैं ये करता हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि मेरे जैसा आदमी, जिसको कहेंगे कि एक तरह से बुद्धू, बकलोल, हाँ, और वो ऐसी ऐसी कविताएं लिख सकता है। लेकिन मैं लिखी मैंने, यूज़ की, क्योंकि मुझे दूसरों की लिखी हुई चीज़ें पसंद नहीं आती थी। एक बता रहा हूँ, एक कहानी थी, सागर सीमांत। सागर सीमांत में गीत है उसमें। हाँ, बंगला में गीत है वो। बंगला पद्मो भाषाई। हाँ, गंगा তোমার তরঙ্গে प्राण पद्मो भाषाइलोम है माँ। वो के अपने सीने से लगा कर रखना। भेज रही है वो अपने प्रियतम, नसीबन भेज रही है, या और औरतें भेज रही हैं। तो उसको सकुशल वापस लेके आना। ऐसे और भी ये हैं। एक कहानी थी, खोज। उसमें छंद है बहुत। हाँ, विकट छंद है। बुंदेलखंडी भाषा में छंद है जो। नहीं, सवैया है। सवैया है। सवैया है उसमें। लहरा पहरा। हाँ, वो छंद लिखा हुआ है मेरे पास। वो यकीन नहीं होता है कि आपने ही लिखा है, लगता है कि कहीं से नहीं। वो मुझे लिखना पड़ा, ताकि वो प्राचीनता, हाँ, ताकि उस समय का आभास हो और उस विषय का आभास हो। रहस्यमय ढंग से चीज़ों को कोडिंग किया जाता था। हाँ, डिकोड करके समझते थे कि कहाँ है खजाना।
या तो आप खोदिए ज़मीन या तो रिकॉर्ड कीजिए उसको। अच्छा दादा। नहीं, उसको सुन लीजिए पहले। सुनाइए। ये देखिए, भूलवा दिया आपने ना। चंद्रकला चंद्रकला चपला जहाँ सेवती, और कैसे किसका किसका थाल धरा है। हाँ, ऐसे 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 करके कर वो चलते पद हैं। मुझे याद है। इसके कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप। अरे उस पर उसके भ्रम में हमारे एक हिंदी के साहित्य अकादमी के प्राप्त कवि पटना के, उन्होंने उसको लिया, उसको नोट किया, सोचा कि वो बहुत अच्छी कविता है, कहाँ से मिल गई, जबकि वो ऐसी नहीं थी, लेकिन उसका अपना महत्व था। अच्छा दादा, हम लोगों ने आपके 50 वर्ष की पूर्ति पर राजेंद्र जी को रानीगंज में बुलवाया था, और उन्होंने रानीगंज में मंच पर कहा था कि आपके कथा साहित्य में जितना वैविध्य है हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। और इसके साथ साथ रवि भूषण ने भी पहल पुस्तिका में लिखा है कि प्रेमचंद और यशपाल को छोड़ करके इतने बड़े कथा फलक का कोई कथाकार हिंदी में नहीं है, क्योंकि आपके कथा साहित्य में समुद्र भी है, हिम शिखर भी है, खेत भी है, कारखाना भी है, उर्वर भूमि है, ऊसर भूमि है, आदिवासी, महानगर, कस्बा, स्पोर्ट्स, युद्ध, यौन शोषण, नक्सलबाड़ी, जीवन और जीवन को प्रभावित करने वाली जितनी संवेदनाएं और उसकी परतें हो सकती हैं, सबको आपने खोला है। तो आपका जो अनुभव है इसमें कितना अपना है और कितनी इसमें कल्पनाशीलता है? कहानी लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन तप कीनो रे, क्या बताऊं आपको। ये समझिए कि जितना मैंने अपना अनुभव बटोरा या मुझे मिल गया संयोगवश, वो शायद बहुत कम को मिला होगा, इवन प्रेमचंद को भी नहीं मिला होगा, क्योंकि एक तो समय काल होता है ना, दृश्य काल, और दूसरा ये होता है कि यात्राएं की आपने, बहुत यात्राएं की हमने, कोलेरी के अंदर से लेकर के नीचे नीचे तक जा करके, इधर से उधर, उधर से उधर, आई एम रोमिंग अबाउट हियर एंड देयर, रात रात भर ऐसे करके, बत्तियां कैप लैंप बुझा करके, कहाँ मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि ऊपर से रेलगाड़ियाँ गुजर जा रही, राजधानी गुजर रही है, चाहे जो, या नीचे ऊपर 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 से दामोदर नदी है, नद है, या और कुछ है, ऊपर भैंसें नहा रही हैं, या स्त्रियाँ नंगे होकर नहा रही हैं, या जैसे भी हो। हाँ, ये सारा कुछ मैंने देखा, समझा, बूझा और अनुभव किया। इस तरह मेरे जितना सौभाग्यशाली कहिए, बहुत कम लोग रहे होंगे। मुझे उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि मुझे लगता है सारी दुनिया मेरे सामने है। सारी दुनिया जो है, जो ब्रह्मा पता नहीं कौन से देवता हैं, इन्होंने बनाई है कि नहीं है, नहीं, सब मैंने देखी है। अभी और देखना बाकी थी, दुनिया मेरे सामने। और अगर मेरा बस चले और कोई लिखने वाला हो तो मैं कितने पुराने लिखवा डालूं। इसके बाद उसकी ये जो है शैलियाँ, विविध शैलियाँ, वो मार्केट चीज़ है। टोन एंड टेम्परामेंट ऑफ द लैंग्वेज, ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज, हाँ, ये तो बिल्कुल समझिए कि अद्भुत चीज़ है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, सब कुछ समझा। वो बातें भी सुनी, समझी, देखी जो वर्जित हैं, नहीं देखी जानी चाहिए, नहीं बोली जानी चाहिए। लेकिन
इसका अपना फल है कि मुझे कल्पना नहीं करनी पड़ेगी सब।